हेलो गाइस, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने के लिए मेरा ये मेन मोटिव था कि आपसे जो मैं आपको इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो क्लास 10 का जो सेशन शुरू हो चुका है, और अब से मैं इस चैनल पे आपको जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, आपके एनसीईआरटी जो चैप्टर्स के एंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, चैप्टर्स के बीच में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, टेस्ट बुक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, मैं आपको सब कुछ इस चैनल में प्रोवाइड करूँगी एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल। और साथ ही सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगी इस चैनल पे आपको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी आपके क्लास 10, आपके साइंस, मैथ और जितने भी चैप्टर से रिलेटेड है, सब कुछ मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करूँगी। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बोर्ड्स के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैं सब कुछ मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करने वाली हूँ। साथ ही सीबीएसई सैम्पल पेपर्स वो 100% सक्सेस इन मैथमेटिक्स, सीबीएसई के सैम्पल पेपर जितने भी हैं, मैं आपको सब कुछ इस चैनल में प्रोवाइड करूँगी 100% सक्सेस के साथ। और साथ ही सीबीएसई लेटेस्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, सीबीएसई लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स, ओल्ड पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर साइंस, जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं, सीबीएसई के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, सब कुछ मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब से ये बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होने वाली है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ, आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत वो वीडियो देख लो और आप कुछ भी बिल्कुल भी मिस ना करो। फ्रेंड्स, जितने भी 2008 2009 के जितने भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स के हो चुके हैं, सब कुछ मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपसे कुछ भी क्लास 10th में ना छूटे और 95+ जितने भी स्टूडेंट हैं सबके 95+ आ जाए। फ्रेंड देखिए, जो मैं जैसे कि मैंने थंबनेल में लाया कि ये आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बाद आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। तो देखिए, मेरा ये मेन मोटिव है कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है और आपको क्या करना है आपको साइंस में। तो फ्रेंड देखिए, जैसा अब हमें पता है कि हमेशा साइंस के पेपर इजी नहीं आता, हमेशा डिफ़िकल्टी साइंस का पेपर आते हैं, क्योंकि हमारा साइंस का पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। कॉन्सेप्ट हमारा कितना क्लियर है, उसके बेस पर हमेशा साइंस का पेपर आता है। तो हमें देखिए किस तरीके से हमें साइंस पढ़नी है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही शांति से और अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, चैप्टर अच्छे से सभी लोगों ने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फ्रेंड, अगर आपको चैप्टर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो मैंने खुद बनाए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अभी इसी टाइम जैसे आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वीडियो पे अपलोड कर दूँगी। देखिए, जो ये एनसीईआरटी एक्टिविटी जो कि आपके चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्टिविटी के बेस पर ही आपका जो बोर्ड्स का पेपर है वो आता है। देखिए, एक्टिविटी 1.1 जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर जो अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे डेफिनेशंस लर्न कर लेते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बीच के क्वेश्चन सारे सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिविटी, वो हम सभी जनरली छोड़ देते हैं। लेकिन जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक्टिविटी में से ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो हमारा ये है कि हमें एक्टिविटी को, सारे एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझना है, वो भी ऑल चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ को। और साथ ही हमें मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ को ज़रूर समझें। देखिए, जो एक्टिविटी 1.1 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगी आपकी एक्टिविटीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने के लिए ये एक्टिविटी है आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो मैंने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, आपको जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी हुई है, और साथ ही मैंने इसको ईजी लैंग्वेज में एकदम मैंने इसको और साथ ही जब आप इस एक्टिविटीज़ को अपनी कॉपी पर नोट करोगे जो मैंने लिखा है, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कितने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस एक्टिविटीज़ में लिखी हैं। तो इस एक्टिविटीज़ को अपने कॉपी पर ज़रूर नोट करिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है ये सारी की सारी। तो देखिए, वाइट डार्लिंग मैं इसको अंडरलाइन भी करूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने मैंने आपकी सारी एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन भी बनाए हैं, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस क्वेश्चन बनता है इस एक्टिविटी से, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर।
तो आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा बोर्ड्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करा जाता है एयर में चलाने से, बर्न करने से पहले क्यों मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करते हैं। तो क्यों क्लीन करते हैं हम, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, कोटिंग है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको क्लीन करते हैं। तो इसका मैंने आंसर भी बहुत ही अच्छे तरीके से लैंग्वेज में और साथ ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ मैंने इसका आंसर लिखा है। इसका PDF मैं आपको दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइज। देखिए जो जितने भी दो इस एक्टिविटी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी 1.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने खुद अपने आप से हैंड रिटन लिखी है इतनी मेहनत करके, और सब कुछ मैंने क्लियरली इस एक्टिविटीज़ में लिखा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो देखिए टेक सम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लीजिए और अभी एक और ऐड पोटाशियम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन टू इट, और उसमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटाशियम आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दीजिए, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप फिर क्या देखेंगे कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडीन इज फॉर्म्ड एट वंस। तो आप क्या देखेंगे कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, किसका होगा, लीड आयोडीन का होगा, लीड नाइट्रेट का नहीं होगा, लीड आयोडीन का होगा। ये क्यों होगा आपको बाद में पता चल जाएगा। अ चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो, जैसा कि हम जानते हैं जो लीड नाइट्रेट है उसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब ये फॉर्म हुआ, जब इसने प्रेसिपिटेट बनाया तो ये किस में चेंज हो गया, येलो कलर में चेंज हो गया। यहाँ पर लिखा ना येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडीन, तो ये इसमें चेंज हो गया। तो ये किस लिए कैसे चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, केमिकल रिएक्शन दैट इवॉल्व गैसेज एंड राइज इन टेम्परेचर। तो ये एक्टिविटी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। तो एक्टिविटी 1.3 है, तो क्या है ये एक्टिविटी, टेक सम जिंक ग्रैन्युलर्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें जिंक ग्रैन्युलर्स डालिए। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, नाउ ऑन एडिंग द सल्फ्यूरिक एसिड यू विल सी अ मैजिक। तो उसमें जिंक ग्रैन्युलर्स में आप जिंक ग्रैन्युलर्स डाल दीजिए। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आप ना उसके अंदर जब कॉनिकल फ्लास्क लीजिए उसके अंदर जिंक ग्रैन्युलर्स डालिए। जिंक ग्रैन्युलर्स डालने के बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दीजिए। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्युलर्स को, तो हम एक मैजिक देखेंगे। वो मैजिक क्या होगा कि वी वेरीफाइड दैट इट इज़ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट्स बबल बर्न विद पॉप साउंड व्हेन पास थ्रू द सूप सॉल्यूशन। जब हम जिंक ग्रैन्युलर्स और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे एक दूसरे में, तो और सूप सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, तो हम कह देंगे कि एक जो पॉप साउंड का एक बबल्स निकलेंगे। जो साउंड कैसे होगी, इनकी पॉप होगी, बहुत ज़्यादा क्रैकर साउंड होगी, तो उसके अंदर से एक बबल, बहुत सारे बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स कैसे होंगे, वो कौन से होंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे। ऑल्सो इफ वी विल टच द फ्लास्क विद आवर हैंड वी विल सी दैट इट इज़ टू हॉट। तो जब हम उस फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हम ये सब कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, जब हम उस फ्लास्क को छुएंगे अपने हाथ से, तो हम क्या फील करेंगे कि जो वो है, तो जब हम उस कॉनिकल फ्लास्क को छुएंगे, जैसे हम सारे एक्टिविटीज़ करी, तो वो बहुत ज़्यादा, जो फ्लास्क है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होगा इस एक्टिविटी की वजह से। सो वी गेट नो दैट, तो हमें क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से, दैट अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ गैस टेम्परेचर ऑल्सो राइजेज इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब इससे हमें, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है और टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर भी, उसमें जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उसका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है, अभी हमने देख लिया कि हमने जब एक्टिविटी करी तो वो जो फ्लास्क है वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तो क्या हुआ, इससे टेम्परेचर जो है राइज हो गया। तो ये एक्टिविटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसका अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक्टिविटी 1.3 का, व्हाट हैपन्स टू जिंक ग्रैन्युल्स व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट। मतलब क्या होता है जिंक ग्रैन्युल्स में, जब हम dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, जिंक ग्रैन्युल्स में ऐड करते हैं। तो इसका आंसर है जिंक इज़ एन एक्टिव मेटल। हम जानते हैं कि जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है। तो रिएक्ट विद dilute सल्फ्यूरिक एंड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म सॉल्यूब जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल, जब हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। किसकी वजह से होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होगा। वी कैन ऑब्जर्व बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अराउंड द जिंक ग्रैन्युल्स।
तो वी कैन ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस, जो बबल्स से निकल रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल्स में, वो कौन से बबल्स है, हाइड्रोजन गैस है। कौन से बबल्स के हैं, वो हाइड्रोजन गैस है जो जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड फॉर्म्ड हो रहे हैं। If we touch the conical flask or test tube, we can feel a hotness or as there is a temperature, so it's exothermic reaction. तो जब हम उसको टच करेंगे फ्लास्क को, तभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉटनेस होगा और जो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो हीट है वो रिलीज होती है। इसमें क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें आप पूछ भी सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट जो है वो रिलीज हो रही है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा बोर्ड्स में रिपीट होती आ रही है ये एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, सिंपल है, कंपोजिशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। अब फ्रेंड्स, जितने भी आपके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन है, इन सब कुछ आप पूरे हाइडेंटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो पूरी एक फेरस सल्फेट की एक एक्टिविटी है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 grams ऑफ फेरस सल्फेट क्राइस्टल एंड ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आपको समझा दे रही हूँ। आपको इसकी अगर बेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। तो क्या बोला है कि ये एक फेरस सल्फेट क्राइस्टल लीजिए 2 ग्राम और उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाल दीजिए। दे आर ओरिजिनली ग्रीन इन कलर, मतलब जो फेरस सल्फेट है वो ओरिजिनली कौन सा कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ बर्नर, मतलब उस बॉइलिंग ट्यूब में जिसमें हमने फेरस सल्फेट डाला है उसको बर्नर पर हीट कीजिए। नाउ यू विल अगेन सी द मैच, तो हम अगेन क्या देखेंगे, हम मैच देखेंगे। रिएक्शन हम क्या देखते रहते हैं, हम रिएक्शन में हम कोई भी केमिकल रिएक्शन हम मैजिक ही देखते रहते हैं, सिंपल से लॉजिक से बात है। एज द ग्रीन कलर ऑफ फर्स्ट चेंजेस टू वाइट एंड then finally a brown solid is formed which is ferric oxide. So the main observation of this activity is that the smell of burning sulfur comes out along with the color change from green to white and then brown. तो हम क्या बोल रहे हैं कि एज द ग्रीन कलर, जो हमने देखा था ग्रीन कलर था पहले, किसका ग्रीन कलर था, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर था। शुरुआत में इनिशियली ग्रीन कलर था, उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो गया, फर्स्ट चेंज हो गया, किसमें चेंज हुआ, सबसे पहले वाइट कलर में चेंज हुआ, उसके बाद वो फाइनली किसमें चेंज हुआ, ब्राउन सॉलिड में चेंज हुआ। उसने ब्राउन सॉलिड फॉर्म्ड करा, फेरस सल्फेट क्राइस्टल ने ब्राउन सॉलिड फॉर्म करा, जो क्या था, फेरिक ऑक्साइड था। तो द मेन ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है, इस एक्टिविटी की मेन ऑब्जर्वेशन ये निकलती है कि जो बर्निंग सल्फर कम आउट विद द कलर चेंज, मतलब सल्फर जो था वो उसने कलर चेंज कर दिया फ्रॉम ग्रीन टू वाइट। कैसे कलर चेंज करा, ग्रीन टू वाइट चेंज कर दिया एंड देन ब्राउन, मतलब 3 कलर चेंज करे, पहले ग्रीन था, उसके बाद वाइट एंड उसके बाद लास्ट में ब्राउन हुआ। वो क्या था, ब्राउन कलर क्या था, फेरिक ऑक्साइड था। और जो ये कलर है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है जो हमने सल्फ़र को बर्न करा, सल्फ़र का जो हमने जलाया, तो इसकी वजह, और जब हमने सल्फ़र को जलाया तो स्मेल आई, बहुत ज़्यादा सल्फ़र के जलने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसकी वजह से ये सारा जो कलर जो है वो चेंज हो रहे हैं। आपको अगर नहीं भी समझ आया तो मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आगे देखिए क्वेश्चन है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने जल्दबाजी में करा है, बहुत सारा लिखना था, इस वजह से थोड़ी जल्दबाजी में करा है, तो आप ज़्यादा वो मत करिएगा। डू यू ऑब्जर्व दैट एनी चेंज इन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्राइस्टल व्हेन दे आर हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द हीट ऑफ अ बर्नर, मतलब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपको फेरस सल्फेट क्राइस्टल को बर्न करते हैं, हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब पे, बर्नर के ऊपर जब आप हीट करते हैं। इसका आंसर देखिए, अगर आपको एक्टिविटी नहीं भी समझ आए तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसका आंसर देखिए, फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 क्राइस्टल जो थे वो इनिशियली, मतलब शुरुआत में ग्रीन कलर के थे, जब हम उसको हीट कर रहे थे तो ग्रीन कलर करते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। दे लूज वाटर, फेरस सल्फेट ने वाटर को लूज करा एंड द कलर क्राइस्टल चेंजेस टू ब्राउनिश ब्लैक ऑक्साइड। दिस इज द मेन पॉइंट। क्या बोल रहे हैं कि जब हम फेरस सल्फेट FeSO4 क्राइस्टल थे वो शुरुआत में तो ग्रीन कलर थे, लेकिन जब हम उसको हीट कर रहे हैं बर्नर के ऊपर तो क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट क्राइस्टल जो है वो लूज़ कर रहे हैं वाटर को,
वाटर को लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कलर था क्राइस्टल का वो चेंज हो गया। किस कलर में चेंज हो गया? ब्राउनिश कलर में चेंज हो गया, ब्राउनिश ब्लैक ऑक्साइड। एंड स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, उसके बाद इस कलर में चेंज हो गया। और जो सल्फर जो हमने सल्फर को और जो सल्फर का जो स्मेल थी वो पंचेंट एंड रोटन, दे आर टॉक्सिक, मतलब बहुत ज़्यादा गंद स्मेल थी सल्फर की जब हमने उसको बर्न करा तो। और जो ये सब्सटेंस है सल्फर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जहरीला है। एंड फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म, और जो फेरस सल्फेट है वो डिकम्पोज हो गया किसमें? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन 3 सब्सटेंसेज में फेरस सल्फेट क्राइस्टल जो है वो डिकम्पोज हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से। Fe2O3, SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 जो सब्सटेंस इसने फॉर्म करे बनाए। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन दोबारा जब उसको अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से समझोगे, ध्यान से समझोगे तो आपको तभी समझ आने वाली है ये एक्टिविटी। आगे 1.6 एक्टिविटी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लीड नाइट्रेट के साथ हो रही है ये रिएक्शन। देखिए छोटी सी रिएक्शन है और बिल्कुल ईजी रिएक्शन है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर, मतलब क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लीजिए इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर हमने ले लिया। उसके बाद लीड नाइट्रेट इन अ कलरलेस कंपाउंड, हम जानते हैं जो लीड नाइट्रेट है, मैं आपको इससे पहले बताया था कि लीड नाइट्रेट जो है इज अ कलरलेस कंपाउंड। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लीड नाइट्रेट इज अ कलरलेस कंपाउंड। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड हीट इट ओवर अ बर्नर। क्या बोला हमने क्या करा? बॉइलिंग ट्यूब में लीड नाइट्रेट पाउडर डाल लिया 2 ग्राम। उसके बाद हमने उसको बर्नर के ऊपर हमने लीड नाइट्रेट पाउडर को हीट करा। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इवॉल्व्ड विच फिल द बॉइलिंग ट्यूब। इस रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भी इसमें इवॉल्व है। If a glowing splinter is held over the mouth of the boiling tube, it catches fire and starts burning again. This shows that oxygen gas is also। अब देखिए जो ये वर्ड है, जो लाइन है कि क्या बोल रहे हैं कि जब हम ग्लोइंग स्प्लिंटर यानी कि चमकते हुए सिल्वर को बॉइलिंग ट्यूब के मुंह पे लाएंगे, मतलब माउथ पे लाएंगे, उसके पास लाएंगे बॉइलिंग ट्यूब को, चमकते हुए सिल्वर को, तो क्या करेगा? फायर को कैच कर लेगा। कौन कैच करेगा? बॉइलिंग ट्यूब कैच करेगा, जिसमें हमने लीड नाइट्रेट पाउडर डाल रखा है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें इवॉल्व है। वो फायर को कैच कर लेगा और दोबारा बर्न करना शुरू कर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप चमकते हुए सिल्वर को बॉइलिंग ट्यूब के पास लाते हैं तो बॉइलिंग ट्यूब जो है वो कैच कर लेगा फायर को और दोबारा से वो जलने लगेगा। तो ये क्या हम जो एक्टिविटी शो करना चाहती है वो ये शो करना चाहती है कि दिस शोज दैट ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो कवर्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए कि इस रिएक्शन में ये कहना चाहती है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस भी इन्वॉल्व है। किस तरीके से इन्वॉल्व है कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है इंपॉर्टेंट रोल करती है किसी भी मतलब सब्सटेंस को जलने के लिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है। एक सोर्स है ऑक्सीजन गैस जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो इसलिए क्या जब बॉइलिंग ट्यूब जब फायर को कैच कर रही है और मतलब जलना शुरू कर दे रही है तो इससे क्या हम देख रहे हैं कि वो ऑक्सीजन गैस की वजह से कर रही है। ऑक्सीजन गैस को जल्दी से कैच कर ले रही है जिसके वजह से वो जल रहा है। तो इसलिए ये शो करना चाहता है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस जो है इन्वॉल्व है। तो देखिए इसमें इस जो लीड नाइट्रेट पाउडर हमने लिया था इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दोनों ही इन्वॉल्व है। इतनी एक्टिविटी आपके जो है पूरी होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को बार बार दे के इसको अच्छे से समझ लीजिए। अ येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब देखिए बॉइलिंग ट्यूब में जो है एक येलो सॉलिड भी बन रहा है, एक येलो सॉलिड का फॉर्म्ड हो रहा है जो कि क्या है? लीड मोनोक्साइड। लीड मोनोक्साइड जो है फॉर्म्ड हो रहा है। नोट दैट लीड मोनोक्साइड इज रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट। जब ये आप नोट कर लीजिए कि लीड मोनोक्साइड को जब आदमी से कि पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन कि जो लीड मोनोक्साइड है जब उसको हॉट करते हैं, जब लीड मोनोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो वो कौन सा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जब उसको लीड मोनोक्साइड को ठंडा करते हैं तो येलो कलर का होता है। इतनी एक्टिविटी आपकी पूरी हो गई। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6 है का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लीड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड ओवर अ फ्लेम। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब आप लीड नाइट्रेट पाउडर को फ्लेम के ऊपर बर्न करते हैं, हीट करते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? On heating, lead nitrate decomposes with a crackling sound along with the emission of brown fumes of nitrate
dioxide NO2 which has no irritating smell because nitrogen dioxide NO2 is a toxic gas. This gas is acidic in nature. A yellow solid of lead oxide PbO remains in test tube. तो बस यही जो मैं आपको समझाया वो इसका आंसर है। और साथ ही यहाँ पर एक लाइन भी दी हुई है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला सब्सटेंस होता है, लेकिन उसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। बस और कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। अब सारा आपको जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 1.8 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो आपके हाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमेशा आपके बोर्ड्स में रिपीट होती आ रही है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कॉज्ड बाय लाइट। जो देखिए डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। किसकी वजह से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, इट इज़ वाइट इन कलर। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लीजिए जो कि वाइट है कलर में। क्या है वाइट कलर में, सिल्वर क्लोराइड है वाइट कलर में। प्लेस द चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर द सम टाइम। और उस चाइना डिश को जिसमें हमने सिल्वर क्लोराइड ऐड डाला है उसको सनलाइट पे के पास जाकर रख दीजिए कुछ थोड़े समय के लिए। वी विल फाइंड दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रीश वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। यहाँ पर जो है एक कंक्लूजन निकल के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम क्या फाइंड करेंगे कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड था जिसका हमने चाइना डिश में डाला था वो क्या हो चुका है, ग्रीश वाइट हो चुका है। किसकी वजह से हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल की वजह से हो चुका है। इसकी रिएक्शन क्या होती है, 2Ag + Cl इक्वल टू में 2Ag + Cl2। इसकी ये रिएक्शन होती है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे एज सिल्वर क्लोराइड विद लाइट एनर्जी। और साथ ही यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो भी सेम बिहेव करता है सनलाइट में जो सिल्वर क्लोराइड कर रहा है, जो किसकी वजह से हो रहा है, लाइट एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ, बस हमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में डाला और सनलाइट के पास जाकर रख दिया कुछ समय के लिए। जब हमने थोड़ी देर बाद देखा तो वो क्या हो चुका था, ग्रीश वाइट हो चुका था। किसकी वजह से हो चुका था, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल की वजह से हो चुका था। आप देखिए यहाँ पर एक उसका क्वेश्चन छोटा सा जो कि हम देख लेते हैं, क्या पता एक क्वेश्चन आपका आ जाए बोर्ड्स में, क्योंकि एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या होता है जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में आकर रख देते हैं, सनलाइट की रोशनी में रख देते हैं, तो क्या होता है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। हमने क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट इंटरलाइन कर लीजिए कि जब हमने वाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के में रखा, सनलाइट रोशनी में रखा, लाइट में रखा, तो वो क्या हो चुका था, ग्रे हो चुका था कलर में, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। ये किसकी वजह से हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी वजह से हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि उसमें सिल्वर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बहुत सारे सब्सटेंस बना देता है, दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना देता है। ये मैं आपको बता दूंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से हुआ जिसने सिल्वर क्लोराइड को चेंज कर दी किसमें, सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट, दो अलग अलग सब्सटेंस बना दिए। इसकी रिएक्शन देखिए 2AgCl, सनलाइट हमने करा, उसके बाद क्या हुआ 2Ag + Cl2। ये क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ किसका हुआ, सिल्वर क्लोराइड का हुआ। और क्या फॉर्म करा इसने, सिल्वर एंड क्लोरीन, या इसने फॉर्म करा किसकी वजह से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से, लाइट की वजह से। बस ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे एक्टिविटी 1.9 है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सारी एक्टिविटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से करनी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, तो इसी प्रोसेस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ इस एक्टिविटी हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है किसके बीच हो रहा है, आयरन नेल मतलब कील होता है ना हिंदी में, कील के में और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका आंसर है, टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या बोला है कि 10 ml जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में। इट्स ओरिजिनल कलर इज डीप ब्लू। अब देखिए इसका सबका कलर बताया आपको, सबके कलर नोट करने हैं कि जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर क्या है, ओरिजिनल में इसका कलर होता है डीप ब्लू होता है।
Now take a big iron nail and clean it some lighted with magnesium ribbon with red brown layer. अब इसमें हम क्या लेंगे, हम आयरन नेल लेंगे, एक बड़ी सी आयरन नेल लीजिए और उसको क्लीन कर दीजिए जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा था एक्टिविटी 1.1 में विद रेड ब्राउन लेयर। उसको रेड ब्राउन लेयर को क्लीन कर दीजिए एंड दिस लेयर वुड बी ऑफ अवर अनदर मेटल दैट इज कॉपर। So finally we will see that the original deep blue color has faded and that the solution turns to light green color. तो हमने क्या देखा कि इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कलर था वो किस में चेंज हो चुका था, लाइट ग्रीन कलर में। तभी आपको एक्टिविटी अच्छे समझ में आएगा। इसका हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी वजह से आपको जो एक्टिविटी है का पूरा आपको जो सब अच्छे समझ आ जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, इस चीज़ से आपको समझ आ जाएगा कि एक्टिविटी में आखिर हुआ क्या था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना ही है, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अभी साथ साथ कि क्यों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया जब हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जब डाला तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज क्यों हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सॉल्यूशन कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। जब हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट करा डाला तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। कैसे बन गया आयरन सल्फेट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वजह से हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैं बताया कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसकी वजह से रिएक्शन होती है। तो ये यहाँ पर हुआ कि आयरन नेल ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर दिया जिसकी वजह से वो बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। इसकी रिएक्शन जो मैंने नीचे दे रखी है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल बिना वीडियो को स्किप करे अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने आयरन को डिप्ट करा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, उसके बाद क्या हुआ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया एंड कॉपर सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। तो उसके बाद हमने जब आयरन को डिप्ट करा कॉपर सल्फेट में, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर मेटल जो है वो फॉर्म्ड हुआ। कैसे फॉर्म्ड हुआ इधर देखिए, रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, एक्यूआस यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्यू लिख दिया, साइन यहाँ पर लिख दिया, सिंबल लिख दिया, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस में Fe क्या है आयरन नेल। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आयरन नेल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, आयरन का सिंबल लेंगे Fe, CuSO4 प्लस में Fe। जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसका FeSO4। अब सोच रहे हैं आप यहाँ पर कि FeSO4 कैसे आ गया, देखिए Fe है जो यहाँ पर CuSO4 है, लेकिन जब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो हम जानते हैं कि जो आयरन नेल है, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो आयरन क्या करेगा, Cu को यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा और अब वहाँ पर खुद आ जाएगा। यही करेगा बस, क्योंकि वो उसके अंदर ज़्यादा दम है और जिसमें ज़्यादा दम होता है जो होता है जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो कमज़ोर को हटा देता है और वहाँ पर आगे खुद उसकी जगह ले लेता है। तो आयरन ने भी यही करा, आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह खुद आके बैठ गया, बस और कुछ नहीं करा इसने। आपको सारी रिएक्शन में यही करना, डिस्प्लेसमेंट की सारी रिएक्शन में आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना। Fe ने CO को हटा दिया और यहाँ पर आकर खुद बैठ गया था, FeSO4 बन गया, प्लस में CO को हटा दिया तो CO कोने में चले गया और जाकर अलग हो गया बेचारा, प्लस में CO। ये रिएक्शन हो गई जिसकी वजह से हमने क्या करा, हमने यहाँ पर देखा था कि आयरन नेल जब हमने डिप करा तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब हम डिप करेंगे तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने बन गया FeSO4 क्या है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड जो कॉपर है वो फॉर्म्ड होगा, अलग से कॉपर मेटल जो है फॉर्म्ड होगा अकेला। So in this reaction, iron displaces copper from copper sulfate solution, the deep blue color of copper sulfate solution. तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इस रिएक्शन में हमने बस इतना देखा, जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो कैसा था, डीप ब्लू था। बस इतना ही इस रिएक्शन में है, जो कि ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रिएक्शन आपको इसमें दे रखी है, ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छी क्लियर से दे रखी है। राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा वो मत कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, जल्दबाजी मिलकर इसलिए ऐसी राइटिंग है। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ग्रीनिश व्हेन द आयरन नेल वाज डिप्ड। तो बस ये यहाँ पर ये मेन लाइन है यहाँ पर कि जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ध्यान सुनिए, जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डिप्ट करा था तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो किस कलर में चेंज हो गया, लाइट ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया बस। वेयर एज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द टेस्ट ट्यूब डज नॉट चेंज। लेकिन टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने आयरन नेल डिप्ट करा तो उसके बाद वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया। बस और कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, सब कुछ यही है। आप भी बस इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 से 4 मार्क्स का।
ये देखिए बस, और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है डिस्प्लेसिंग टाइप का, और कुछ नहीं है। आगे एक्टिविटी 1.10 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होता है। इसमें भी हम बस डिस्प्लेस ही करते हैं, डिस्प्लेस नाम से पता चल जाता है। हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, आयन्स को डिस्प्लेस करेंगे, आयन्स को एक्सचेंज करेंगे इस रिएक्शन में। और ये रिएक्शन किसके बीच हो रहा है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के बीच हो रहा है। देखिए आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है, अभी इसी वक्त चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपकी इतनी मेहनत से सारे वीडियोस बिल्कुल अच्छे से तैयार करी, PDF तैयार करा, सब कुछ मैंने अपने हाथों से खुद लिखे, सारे क्वेश्चंस खुद बनाए हैं। तो फ्रेंड्स अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन बोल रहा है कि 3 ml सोडियम सल्फेट लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में, एंड टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है, जल्दबाजी है, बट इन अनदर टेस्ट ट्यूब। सब शुरुआत हम देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। सोडियम सल्फेट लीजिए सॉल्यूशन 3 ml एक टेस्ट ट्यूब में, और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें भी 3 ml डालिए, क्या डालिए, बेरियम क्लोराइड डालिए अदर टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो हमने दूसरी ली थी ना बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन अनदर टेस्ट ट्यूब में, वो तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमने जिसमें हमने सोडियम सल्फेट डाला था उसमें आप बेरियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए। दूसरी बार आपको यूँ छोड़ देनी है, लेकिन पहले वाली जो थी आपको सोडियम सल्फेट थी, उसमें आप बेरियम क्लोराइड ऐड कर दीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उस पहले टेस्ट ट्यूब में आप क्या देखेंगे, एंड द मैजिक वी सी इन नाउ ऑफ वाइट कलर एज द वाइट प्रेसिपिटेट इज लेफ्ट ओवर इन द टेस्ट ट्यूब। देखिए पहला टेस्ट में हम क्या देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, मैजिक देखेंगे। किसका देखेंगे, केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसका मैजिक देखेंगे। तो हम क्या मैजिक देखेंगे कि वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट जम जाता है नीचे, प्रेसिपिटेट मतलब जो जम जाता है नीचे, कोई भी सब्सटेंस जब हम किसी को घोलते हैं तो कुछ नीचे जम जाता है ना, तो उसी तरह से ये भी उसका हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो वाइट कलर प्रेसिपिटेट, तो हम क्या देखेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका बनता है हमारे यहाँ पर, इसका बनता है हमारे यहाँ पर बेरियम सल्फेट का, PaSO4 का बनता है हमारे यहाँ पर प्रेसिपिटेट है। मैं यहाँ पर इसका रिएक्शन लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ना काफ़ी आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा कि हमने क्या करा। शुरुआत में हमने क्या करा, सोडियम सल्फेट लिया 3 ml सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड लिया। हाँ, और बस उसको आपने ऐसे छोड़ देना दूसरे टेस्ट ट्यूब को, और जिसमें हमने सोडियम सल्फेट डाला था उसी में हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल दिया उसके अंदर। दोनों सॉल्यूशन, उसको सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम एक मैजिक देखेंगे। वो मैजिक क्या हुआ कि जो BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है, वो उसका एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि किस कलर का होगा, वाइट कलर का होगा। बस इतनी सी आपकी रिएक्शन थी। तो फ्रेंड्स जितनी भी आपकी रिएक्शन है वो आज की वीडियो में हमने अच्छे से क्लियर कर ली। तो फ्रेंड्स अगर आपका वीडियो अच्छा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपके इतनी मेहनत से कुछ अच्छे से लिखा, पूरे फॉर्मेट में लिखा, और आपको अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी। और आपको अभी भी कोई भी डाउट हो, छोटा डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। मैं आपके लिए वैसी एक्सप्लेनेशन के साथ एक अच्छी सी वीडियो बना कर ले आऊँगी। फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की आपकी आज की वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स जिसका आपको में से किसका गोल है कि आप 10th क्लास 95+ लाना चाहते हैं, जो भी अगर आप में से कोई भी 95+ लाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, लाइक मैं भी देखूँगा आप कितने अपने गोल को ज़्यादा कंसर्न है, गोल को लेकर। और आपको मेरे अच्छा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @जिया खान स्टडी मेहंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।